नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। अब मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं बिपरजॉय से, जो गुजरात के तट पर अब किसी भी वक्त टकरा सकता है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 1 घंटे में गुजरात तट से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आधी रात के बाद तक उसका असर रहेगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने तूफान के चलते सौराष्ट्र, द्वारका और कच्छ के समुद्री तट के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात के तटीय इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। साथ ही समुद्र के किनारे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। आसपास के इलाके खाली करा दिए गए। कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट के पास वाले 7 जिलों से करीब 1 लाख लोगों को निकालकर शेल्टर होम भेजा गया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात की गई हैं। और इस तूफान को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने मौसम विभाग के डीजी एम महापात्र से बात की है। साइक्लोन बिपरजॉय धीरे धीरे गुजरात तट के करीब पहुंच रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हैं और ये जो चक्रवाती तूफान है वो बिल्कुल करीब यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आने वाले 3-4 घंटे में इसकी क्या स्थिति होगी, इसको बात करने के लिए मेरे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा। 2 सवाल हैं, लैंडफॉल को लेके और उसकी टाइमिंग को लेके। लोकेशन क्या होगा लैंडफॉल का, इस पर अभी आपका लेटेस्ट क्या अपडेट है, और टाइमिंग क्या होगी, कब तक लैंडफॉल होगा? अभी जो स्टेटस है, साइक्लोन बिपरजॉय जखाऊ पोर्ट से लगभग 110 किलोमीटर दूरी पे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूव कर रहा है। इसका जो फॉरवर्ड स्पीड है कोस्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी इसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्पीड बढ़ेगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है इवनिंग तक। और ये इवनिंग से इसका लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा और मिडनाइट तक इसका लैंडफॉल प्रोसेस चालू रहेगा। इवनिंग का मतलब होता है कि 6 बजे के बाद इसका लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो सकता है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं, ये क्लाउड मास अभी सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट को आ रहे हैं, वहाँ बारिश जारी है। विंड स्पीड 60 to 80 kmph चल रहा है सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट के आसपास। इवन बिरावल जो है 61 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड रिकॉर्ड किए हैं। और इसका प्रभाव धीरे धीरे जैसे शुरू होगा, शाम के बाद स्टॉर्म सर्ज धीरे धीरे बढ़ना लगेगा, बारिश भी बढ़ना लगेगा और विंड स्पीड बढ़ना लगेगा। और मैक्सिमम विंड स्पीड होगा 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिनेस में 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और मिडनाइट के बाद ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जारी रखेगा और धीरे धीरे वीक होगा। कल सुबह तक इंटीरियर इलाका में जाकर पहुंच के इसका विंड स्पीड 70 to 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और ये जो आई है साइक्लोन का, वो कब तक टकराएगा, मतलब कोई समय इसका? वही मैं बोला ना कि 6 तारीख के 6 बजे के बाद लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा और ये मिडनाइट तक लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा। सो इन बिटवीन आई हिट करेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौसम विभाग से राकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और हम चल सकते हैं मांडवी, जहां हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा इस समय मौजूद हैं। सोहित, हमने अभी सुना है मौसम विभाग के महानिदेशक को कह रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद यानी 6 बजे के बाद ये जो तूफान है टकरा सकता है समुद्र तट से। अभी इस वक्त वहां पर क्या हालात आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी, कल जब हम बात कर रहे थे तब हम जिस बीच पर मौजूद थे, मांडवी बीच, वो पूरी तरह से पानी के अंदर, यानी समुद्र उसके आगे तक बढ़ चुका है। तो हालात जो हैं वो गंभीर ज़रूर हैं। हवाएं कल की तरह ही बहुत तेज़ चल रही हैं, इसलिए हम लोग एक हाइट से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हालात किस तरह से हैं। जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं और साथ ही साथ बीच में बहुत भारी बारिश भी हो रही है। समुद्र भी उफान पर है और ऐसे में समुद्र के पास जहां पहले मीडिया को जाने दिया जा रहा था, तो पहले अब उन्हें भी एक दूरी पर रखा गया। आप सोचिए, जहां पर हम बीच पर कर रहे थे वो बीच ही लगभग आधा किलोमीटर लंबी थी। वो अगर बात करें समुद्र से लेकर बाहर तक, तो वो बीच तो पूरा पानी में चला गया। उसके बाद उससे भी आगे आधा किलोमीटर और पानी आ गया और इसलिए इसका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा वो खास तौर पर जो समुद्री तट है वहाँ पर समझ में आता है और इसलिए यहाँ से लोगों को हटाएगा। अगर पेड़ों को भी आप देखें किस तरह से हवाओं का असर इस पर है, तो उससे समझ में आता है कि ज़मीनी स्तर पर हालात कैसे हैं। और इसी से समझ लें ये भी कि जब इसका असर वाकई पड़ेगा तब क्या कुछ यहाँ पर देखने मिल सकता है। एक अच्छी बात यह है कि समुद्री तट पर ना के बराबर कोई यहाँ पर मौजूद है, हर एक जगह पुलिस की सुरक्षा है ताकि कम से कम लोगों को नुकसान हो। लेकिन क्योंकि
ये जो पूरा चक्रवात है, ये जो तूफान है, ये रात के समय आने वाला है, तो उसका असर ये होगा कि रात के समय कहीं पर भी राहत और बचाव का काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और क्योंकि उसके बाद जैसे कि आप भी अभी बता रहे थे कि रात भर 12:30 बजे तक इसका असर देखने मिलेगा, तो ऐसे में जो भी मदद करनी होगी वो उजाले का इंतजार करने के बाद ही वो सारी मदद की जा सकेगी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मांडवी शहर की देख रहे हैं, जहाँ पर ना के बराबर लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि हर एक से ये कहा गया है, खासतौर पर समुद्री तट के पास के लोगों से, कि आप नियमों का पालन करें और बाहर ना निकलें, क्योंकि तेज़ हवाओं की वजह से पेड़ के गिरने का खतरा होता है, टावर के गिरने का खतरा होता है, या फिर और भी जो कमज़ोर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके उड़ने का खतरा होता है। तो जिस तरह से बहुत तेज़ हवा चलने वाली है तो उसका असर पड़ सकता है। ऐसे में इसी सारी चीज़ों को देखते हुए पहले से ही प्रिकॉशन लिया गया है, क्योंकि रात के समय कुछ भी नहीं किया जा सकता। और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात उन लोगों के लिए है जो अपने घरों से उन्हें निकाल कर रेस्क्यू सेंटर में या फिर सेफ्टी सेंटर में रखा गया है। उसकी वजह यह है कि उसमें अधिकांश जो है मछुआरे हैं। मछुआरों के जो घर हैं वो इतने मजबूत नहीं है, नंबर 1, और घर में कई मूल्यवान वस्तु अब भी मौजूद है। वो सारी चीज़ें छोड़कर केवल कपड़े लेकर जो सुरक्षित स्थानों पर गए हैं। तो ऐसे में अगर तेज़ हवाएं चलती है तो इसका असर उनके घरों पर पड़ेगा। तो उसके लिए भी एनडीआरएफ हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, उन्होंने अपनी तैयारी की है कि जल्द से जल्द जो भी चीज़ें हैं उसे सुधारा जाए, ताकि लोगों को बाद में जब ये साइक्लोन चले जाए उसके बाद अपने घरों में जल्द से जल्द भेजा जाए और राहत उन्हें मिल सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर डिटेलिंग का काम किया गया है। लेकिन जिस तरह से तेज़ हवा, बीच बीच में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उससे इस चक्रवाती तूफान का असर क्या होगा वो समझ में आता है। और एक बड़ा उदाहरण, जैसे कि मैंने कहा, जिस बीच पर हम थे, अगर वो बीच ही अब नहीं रहा, वो समुद्र के अंदर चला गया है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही जो समुद्री तट के पास लोग थे उन्हें वहाँ से पहले ही हटा दिया गया है। और अब हर किसी से यही कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, कहीं पर भी ऐसे जगह पर ना जाएं जो समुद्र या खतरे के आसपास हो। जी बिल्कुल सोहित, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा, आप भी दूर रहिएगा, क्योंकि ये भी यहाँ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जितने रिपोर्टर्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, वो भी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तो उम्मीद रही कि आप दूर रहें, सुरक्षित रहें। आपके पास हम लगातार आते रहेंगे इस पर अपडेट लेने के लिए। शुक्रिया आपका फिलहाल। और हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। जीपी शर्मा साहब हैं, अध्यक्ष मौसम विभाग स्काईमेट। डॉक्टर केजे रमेश हैं, जो कि पूर्व डीजी मौसम विभाग के। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रिटायर्ड पूर्व सलाहकार एनआईडीएम। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी के पास आना चाहूँगा। हमने देखा, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो तट हैं वहाँ से लोगों को पहले ही हटा दिया गया, लेकिन ये जो हमने देखी है तस्वीरें कि जो तट था जहाँ पर कि सुबह तक हमारे सहयोगी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो अब पानी में डूब चुका है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है कि जो तैयारियां हैं हमारी सरकार की ओर से, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अन्य एजेंसियां हो, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या ये अपने आप में पर्याप्त होंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 से 5 मीटर तक की लहरें वो उठ सकती हैं। देखिए, सरकार ने काफ़ी एहतियात बरती है, और ये एक ऐसा साइक्लोन है जिसमें करीब 8 या 9 दिन इसको लग गए लैंडफॉल के करीब आते हुए। तो ये सबसे एक लॉन्गेस्ट अरेबियन सी का साइक्लोन है, और इसमें एडिक्वेट या इनफ वार्निंग थी अखिलेश जी। दूसरी चीज देखिए, राज्य सरकारों ने लोगों को अर्ली वार्निंग दी, लोगों को इवैक्यूएट कराया, 1 लाख से ज्यादा लोग इवैक्यूएट कराए गए हैं। लेकिन देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्योंकि हर चीज तो आप ले नहीं जा सकते, तो लोगों की मवेशियां हैं, लाइफ स्टॉक है, या उनके जो और कुछ कीमती सामान है, तो आदमी इतनी आसानी से अपनी जो घर है या उसका जो रहन सहन का एरिया है उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन सरकार ने एहतियात काफी ली है। जो फॉरवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे एनडीआरएफ की भी काफी टीम्स लगाई गई हैं, सेना को सतर्क किया गया है, एसडीआरएफ वहां लगी हुई है, नेवी को अलर्ट कर दिया गया है। इस तरह की जो एहतियात जो लिए गए हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए हैं, वो सरकार ने पर्याप्त लिए हैं। लेकिन नेचर की फ्यूरी अखिलेश जी ऐसी होती है कि उसको बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। उम्मीद यही की जा रही है कि लैंडफॉल तो बहुत ही करीब है, कि जितना भी इसकी जो गस्टिंग है या जो इसकी विंड स्पीड है, जिससे जितना भी नुकसान है वो कम से कम हो। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, जो बात ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक आपदा है, आप इसे रोक तो नहीं सकते, आप इसे लड़ नहीं सकते, लेकिन केवल बचाव ही अपना कर सकते हैं।
लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो आया है पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें कि अब जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जैसा कि खुद ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे थे कि काफ़ी पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि ये तूफान आने वाला है। तो जब तूफान की चेतावनी आपको पहले मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपको तैयारियां करने का वक्त मिल जाता है। यस, ये तो सच बात है। लास्ट पर्टिकुलरली 2006 के बाद तब से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई बनाई गई सर्विसेज के लिए एक्सट्रीम वेदर का जो आईएमडी है, मौसम रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर प्रिडिक्शन का, और अर्थक्वेक के लिए नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी, एंड देन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो उस अंतर्गत आईएमडी को मदद कर सकते हैं, ये सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर लाया गया। ओशन भी लाया गया, एटमॉस्फेयर भी लाया गया, एंड देन एटमॉस्फेयर सीस्मोलॉजी अर्थक्वेक वाला भी लाया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, काफी इन्वेस्टमेंट्स आया है, टेक्नोलॉजी आया है, न्यू मॉडल्स आया है। सबसे ज्यादा मॉडल चलाने के लिए बहुत तेज कंप्यूटर्स की जरूरत जो होती है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की, उसकी जो है 3 बार अपग्रेडेशन हुआ, अभी तीसरी बार भी अपडेट हुआ है। उससे क्या हुआ, उससे 2006 से पहले हम 50-60 किलोमीटर की ग्रिड स्केल पे प्रिडिक्शन चलाते थे। अब आज की डेट में 9 किलोमीटर की ग्रिड स्केल पे चलाते हैं अगले 10 दिनों के लिए। आने वाली 3 दिनों के लिए 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर ग्रिड स्केल पे चलाते हैं। सो इतना फाइन स्केल की मॉडलिंग सिस्टम होने लगा है। उसकी वजह से फोरकास्टिंग स्किल बढ़ा है। ये 6 तारीख को जब ये जेनेसिस हुआ है इस साइक्लोन का लक्षद्वीप और केरल की तट पे, ये 6 तारीख को साइक्लोजेनेसिस होगा बोल के ये 1 तारीख से पता चल गया था। तो इतना अच्छा मॉडलिंग सिस्टम हो गया है, एंड उसकी इम्पैक्ट्स भी लैंडफॉल के सहित क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका भी आकलन करने का प्रयत्न अब चल रहा है। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग हम लोग कहते हैं। फोरकास्ट देने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्राउंड पे, तो ये काम भी हो रहा है। उसकी वजह से डैमेज असेसमेंट अच्छी तरह से होने लगा है। बिल्कुल। जीपी शर्मा जी को लाना चाहूंगा। जो बात रमेश जी कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट अच्छे से हो जाता है, तो इसलिए जो डैमेज असेसमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि जो हवाओं की रफ्तार है उसमें अगर हम जैसे उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की बात करें तब करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। अब जो बताया जा रहा है कि 100 से 150 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार होगी। तो ये रफ्तार जो है तूफान की, ये किस किस बात पर निर्भर करती है और ये आगे कब तक बनी रहेगी? जब लैंडफॉल होगा उसके आगे कब तक इसका असर रहेगा, कितना दूर तक इसका असर रहेगा और कब जाकर के ये तूफान शांत होगा? देखिए, तूफान के साथ जो हवा है, जो विंड स्पीड है, उसके कारण ही, उसके साथ साथ ही उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे ये स्टॉर्म शुरू में साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना, वेरी सीवियर हुआ, और थोड़ी देर के लिए एक्सट्रीमली सीवियर, अत्यधिक प्रचंड जिसको कहा जाता है, वो भी बना। क्योंकि उसके साथ जो हवाएं हैं, जो उसके सेंटर के इर्द गिर्द जो हवाएं हैं, वो जैसे ही जोर पकड़ती हैं, जैसे ही वो 167 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएंगी तो वो अत्यधिक प्रचंड स्टॉर्म होगा। और आज के दिन में, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टॉर्म आगे बढ़ा है, प्रिडिक्शन भी ऐसे ही थी। देखिए, जो अरब सागर के उत्तरी क्षेत्र हैं जहां की अभी स्टॉर्म है, हालांकि उसके अगल बगल भी जो क्षेत्र हैं, लेफ्ट में ज्यादा मैं कहूंगा, धीरे धीरे उस तरफ तापमान समुद्र के कम होते हैं। और यह इसके साथ भी, और समुद्र के तापमान कम होने का मतलब है उसकी जो एनर्जी है वो उसमें भी थोड़ा कमी आएगी। मतलब उसमें भी थोड़ा जो विंड स्पीड है वो कम हो जाएगी। और इसका लगातार पिछले आप 12 घंटे 18 घंटे से देखें तो थोड़ी विंड स्पीड पहले से कम हुई है। तो हाँ, पहले 160 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, अभी थोड़ा कम है। और जैसे जैसे अभी तट के पास पहुंचेगा तो हो सकता है थोड़ी और कम हो जाए। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोन अभी भी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा होगा तो शायद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्टेज पर पहुंचेगा, जिसमें कि हवाएं 120 किलोमीटर की स्पीड तक रहेंगी। क्रूशियल स्टेज में पहुंच गया है साइक्लोन बिपरजॉय। अगले 6, 7, 8 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैंडफॉल की शुरुआत हो जाएगी। मैं तो पहले से ही कह रहा था, अगर कल भी आपके एनडीटीवी इंडिया 24/7 में भी, कि मुझे ये डर है कि कहीं लैंडफॉल का समय ज्यादा शिफ्ट होते हुए डार्क आवर्स में ना चला जाए, और ऐसा ही हो रहा है। हमेशा जो ऑपरेशंस हैं वो दिन में के समय होते रहे तो एजेंसीज को अच्छा रहता है, थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन अपने बस में तो नहीं है। अब ये रात की तरफ चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा, हवा की विंड स्पीड, इसके साथ अभी भी जो डैमेजिंग पोटेंशियल हवा और रेन का मिला के
वो काफी ज्यादा रहेगा। बहुत सारी एहतियात बरतने की जरूरत रहेगी। नॉट ओनली जैसे लैंडफॉल स्टार्ट होता है उसके प्रोसेस है एक, उसमें बहुत सारे घंटे लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल उसका जो डैमेज है आई पास होने तक ही सीमित रहता है। आई के पीछे काफी सारे उसके स्पाइरलिंग थिक बैंड रहते हैं, उसमें बहुत वर्षा होती है बहुत स्थानों पे। तभी मैंने कहा अगले लगभग 6 7 8 घंटे की बात करें वो बहुत जरूरी रहेंगे। इसी में ही सब कुछ जो भी स्टॉर्म का मेन डैमेजिंग पोटेंशियल है अभी रियलाइज होने वाला है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए तीनों मेहमान। जैसा कि शर्मा जी बता रहे हैं कि एक चुनौती बड़ी सामने ये आई कि रात के समय ये तूफान टकरा रहा है, तो इसलिए जो बचाव और राहत का काम है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उम्मीद यही करें कि जो रफ्तार है उसकी वो धीमी हो। लेकिन तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब से कुछ देर बाद समुद्र तट से टकराने वाला है और इस पर तमाम जो एहतियातन इंतजाम है वो कर लिए गए हैं, सुरक्षित पहुंचाया गया है लोगों को। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जीपी शर्मा अध्यक्ष मौसम विभाग स्काईमेट, डॉक्टर केजे रमेश पूर्व डीजी मौसम विभाग और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रिटायर्ड पूर्व सलाहकार एनआईडीएम। ब्रिगेडियर दत्ता आपके पास आना चाहूँगा। जो हमारे सहयोगी सोहित कुछ देर पहले बता रहे थे कि काफ़ी लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाया गया, खासतौर से मछुआरों को जिनके घर मजबूत नहीं होते हैं, पक्के घर नहीं होते हैं और ख़ासतौर से पेड़ गिरना हो या होर्डिंग्स गिरना हो, इनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो किस तरह के एहतियात बरते जाते हैं इस तरह की परिस्थितियों में? देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, और आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिसके तहत लोगों के पास, क्योंकि आजकल हर इंसान के पास मोबाइल फोन्स है और ये जो मास मैसेजिंग से कनेक्टेड होते हैं उनको अर्ली वार्निंग दी जाती है। वहाँ मोबाइल पेट्रोल्स भी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करती हैं और शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, वहाँ उनको लेके जाते हैं। आप देखिए, जब यस तूफान आया था या साइक्लोन आया था तो उसमें करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया था। तो साइक्लोन मैनेजमेंट इंडिया में एक सक्सेस स्टोरी है और इसमें करीब भारत देखिए करीब 30,000 करोड़ रुपया खर्च करता है इसके तहत। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी बड़ी सराहना की है। तो लोगों को शेल्टर होम्स में जगह दी जाती है, उनके लिए जो बुनियादी चीजें हैं वो मुहैया कराई जाती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, शेल्टर। और जो खासकर बुजुर्ग लोग हैं या उम्र दराज लोग हैं या जो लेडीज हैं, या क्योंकि इस तबके के लिए अलग से रिक्वायरमेंट होती हैं, या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए जाती है। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट जो उसके लिए भी काफी इसमें मदद दी जाती है। और खासकर जो मछुआरे हैं, अखिलेश जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था, उनके जो नेट्स हैं और इस तरह की जो बोट्स हैं उन पे काफी डैमेज होता है। तो जब पीडीए ने इसके पास होगा तो उनको जो असेसमेंट है उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसमें प्रॉब्लम एक यही देखी जाती है, खासकर जो लोग हैं, क्योंकि कई बार हम बिल्कुल उसको जो सरकारी पैमाने हैं उससे उसको नाप देते हैं, या उससे कई बार इतने डॉक्यूमेंट्स हम मांगते हैं कि ये जो बेचारा गरीब मछुआरा है उसके पास न तो उसने बोट को रजिस्टर कराया होता है, न उसके पास उसके डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह का कोई एक, कहते हैं ना कि इन गुड फेथ दे शुड गिव द कंपनसेशन और लोगों की मदद की जाए, क्योंकि ऑफिसर्स का जनरली काम यही रहता है कि भाई वो एक असेसमेंट करें और एक बड़ा, कहते हैं ना कि थोड़ा हायर विजन लेके लोगों की मदद की जाए, क्योंकि पीपल आर ट्रॉमेटाइज्ड। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग शेल्टर होम में चले गए हैं वो कब तक इनको इंतजार करना होगा कि मौसम जो है वो ठीक हो, तूफान जो है वो निकल जाए और खतरा जो है उसका टल जाए? तो कब तक ये एक समय सीमा इसके लिए कोई तय की जाती है कि बताया जाता है कि इतने समय तक आपको वहां रहना है? कल दोपहर तक पूरा नॉर्मल कंडीशंस एस्टेब्लिश हो जाएंगे। दोपहर के बाद शेल्टर होम्स में जो है वो धीरे धीरे जा सकते हैं। उनकी अगर लो लाइंग एरिया है तो पानी इनंडेटेड होगा तो पानी निकलने तक उन लोगों को रखना पड़ेगा। बट फ्रॉम द वेदर पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी पॉसिबल फॉर sending them back with clear weather conditions, improved conditions from afternoon। कल दोपहर के बाद फेयर वेदर हो जाएगा जी। लेकिन जेपी शर्मा साहब, ये जो खतरा है केवल गुजरात में नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि जो रास्ता है उसका वो गुजरात के बाद राजस्थान में जाएगा। राजस्थान में भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है, वहां पर भी कई इलाकों में जो है तेज बारिश शुरू हो चुकी है। जीपी शर्मा साहब। नहीं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई, रात को शुरू होगी। उधर गुजरात के ऊपर भी साइक्लोन तट पार करने के बाद साइक्लोन के पीछे भी काफी बारिश है। अच्छा। वो सब जो है पहले कच्छ और ये रन ऑफ कच्छ पार करेगा,
उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो है सिंध प्रांत है उसको आएगा। कल दोपहर तक बाड़मेर और उदयपुर की रीजन में बारिश पहुंचेगा, बट पूरी रात बारिश चलेगी। बाड़मेर में एक्चुअली बाढ़ की सूचना संभावना भी दिया गया है मौसम विभाग से। तो वहां पर किस तरह का असर रहेगा? ये आपने कहा कि बारिश तो होगी, लेकिन हवाओं की अगर हम बात करें तो क्या रफ्तार? हवा तो पहले ज्यादा पूछा नहीं था होगी, कि 40-50 किलोमीटर की रफ्तार होगी बाड़मेर और उधर एरिया में। ऑलरेडी 80-90 का तो किलोमीटर पर आवर की तेजी से हवाएं चल रही है गुजरात की तट पर, जो पूरा रात साइक्लोन पार कर देगी तो और वीकेंड होगा। तो हमारा जो वेस्ट राजस्थान बाड़मेर रीजन पहुंचने तक तो 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं होगा हवाएं। तो 40-50 किलोमीटर की रफ्तार, तो यानी ये माना जाए कि ये इसमें कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा इतना नहीं है, बट बारिश तेज है। तेज बारिश वाली माहौल बाड़मेर, उदयपुर, इवन ग्वालियर तक भी अगले 3 दिनों में देखा गया। और कुछ अगर इसके बारे में प्रकाश डाल सकें आप कि क्यों बनते हैं ये तूफान, आखिर क्या कारण है? क्योंकि ये हाल ही के वर्षों में देखें तो दूसरा एक बड़ा तूफान है जिसका सामना भारत को करना पड़ रहा है। ये एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान तो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ओशन में भी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन में भी बहुत ज्यादा वार्मिंग हुई है। उसके फलस्वरूप बे ऑफ बंगाल के मुकाबले अरेबियन सी में जो ऊपर की जो 700 मीटर की पानी है, डेप्थ टॉप 700 मीटर का जो पानी है, उसमें जो हीट पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है 2015 के बाद। बे ऑफ बंगाल के मुकाबले ज्यादा हीट ओशन में रहने की वजह से एटमॉस्फेयर जब भी फेवरेबल हो जाता है, साइक्लोजेनेसिस होता है। साइक्लोजेनेसिस होने के बाद रैपिड इंटेंसिफिकेशन का जो माहौल बन जाता है, ज्यादा हीट ऊपर तला ओशन में रहने की वजह से अरेबियन सी में वो बहुत ज्यादा तेजी से हीट पोटेंशियल बढ़ा है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह का एहतियात बरता जाना चाहिए और किस तरह के हालात अगले 24 घंटों में रहने वाले हैं। 5 की बात में वक्त है एक ब्रेक का। तूफान बिपरजॉय के चलते 1 लाख लोग राहत शिविरों में ले जाए गए हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले भी तूफान की तबाही देख चुके हैं। जखाऊ के एक शेल्टर होम में पहुंचा 70 साल का एक जोड़ा तूफानों में अपना घर गंवा चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस वक्त पे बात करने के लिए। नाम बताइए, आपका नाम क्या छो? नाम जो है हवा भाई। हवा भाई, आपका नाम क्या है? उस्मान। आप लोग की उम्र कितनी होगी? उम्र 70। और आपकी कितनी होगी? अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, इनको थोड़ा अगर आप समझा दें कि इससे पहले आप लोगों ने इतना साल गुजार लिया, इससे पहले इससे भी बहुत बड़े बड़े तूफान देखे हैं क्या? तो तीन बार आए हुए तूफान आयो कि नहीं? तूफान तक घणे आया हैं वो 98। तो आप लोग तब भी यहीं पे आके रहते थे, इस तरीकों के घरों में, शेल्टर होम्स में रहते थे? ये तो कच्चा मकान है। नहीं तो कच्चे मकान है नु तो पे वरी जखा पे आयूं, बड़ी लाले हेराए आयूं, नरिये 5-6 बेरा एडा आया हैं। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझा दीजिए। ये यहीं पे आए, पहली बार है, कच्चे मकान में रहते थे वो ऐसे। हाँ, तो इससे पहले जब तूफान आता था, इनको समझाइए कि क्या इनका कच्चा मकान हर बार टूट जाता है? कच्चा मकान वारी टूटी पोंदो से नदिया ने उड़ी जाए। नदिया टोटी पे छणी पे मकान टोटी ने टोटी पे मकान वाबड़ो हुई तो तूफान में तो कच्चा मकान है, पक्का मकान नहीं ना। पक्का मकान नहीं है और कच्चा मकान टूट जाता है, गिर जाता है, नड़ी उड़ जाते थे, सब उड़ जाता है, सब उड़ जाते थे। तो आप लोग कितनी बार अपना घर वापस बना चुके हैं? तीन बार बनाया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही हिंसा लगातार जारी है। पर्चा भरने के आज आखिरी दिन भी अलग अलग जिलों में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर दिनाजपुर में नामांकन के दौरान गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। वहीं बीरभूम जिले में बीडीओ ऑफिस के बाहर हिंसा हुई। वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया। इस इलाके में देसी बम भी फेंके गए।
हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर।